अब वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं क्या होती हैं? यदि ये कसौटी कोई विषय मान रहा है तो वो विज्ञान का विषय होगा। तो हम पहले ये समझ लें कि वैज्ञानिक पद्धति में होता क्या है, कि साइंटिफिक जो मेथड है उसकी क्या विशेषताएं हैं। पहला, इसमें अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाए। क्या किया जाए? देख करके। भाई आप फिजिक्स है या बायोलॉजी है या केमिस्ट्री है, कोई भी विज्ञान का विषय है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, चीजों को देखा जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है ना। ऑब्जर्वेशन करने के बाद में फिर जो चीजें कलेक्ट होकर के आती हैं वो फैक्ट कलेक्ट किए जाते हैं। तो ये चीजें समाजशास्त्र में भी है। जैसे मान लीजिए किसी समाज का आप अध्ययन कर रहे हैं, है ना, तो वहां पर क्या जाएंगे, पहले चीजों को देखेंगे ना। मान लो आपने किसी क्षेत्र में जाकर के विवाह पद्धति का आप अध्ययन कर रहे हैं, तो बहुत सारे विवाह प्रोग्राम में आप जाएंगे, शामिल होंगे, चीजों को देखेंगे, तो वो क्या है, अवलोकन हुआ। फिर वहां से जो फैक्ट निकल करके आएंगे उससे सामान्य निष्कर्ष निकलेगा। तो वो यानी कि समाजशास्त्र में भी इस चीज को अप्लाई किया जाता है। तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है, मतलब जो भी फैक्ट निकल के आते हैं ना, तो उससे यानी कि आपका जो फैक्ट निकलते हैं उनको क्लासिफिकेशन किया जाता है। मान लीजिए हम इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि ग्वालियर नगर में कितने वर्ष में यानी कि शादी की जाती है, तो हम यानी कि बहुत सारे जगह जगह शादियों में जाएंगे, देखेंगे और वहां बात करेंगे कि भाई लड़के की उम्र कितनी है, वो लड़के की उम्र कितनी है, लड़की की उम्र कितनी है। तो वो फिर हम उससे क्या कर लेंगे, क्लासिफिकेशन कर लेंगे कि साहब आपका 20 साल से लेकर के और यानी कि 25 साल में यानी कि इतनी लड़कियों की शादी हुई, है ना। 25 साल से लेकर के 30 साल में लड़कियों की इतनी शादी हुई। 35 साल से लेकर के मतलब 30 से लेकर 35 साल में इतनी लड़कियों की शादी हुई। उसके बाद यानी कि आपने लड़कों की कर लिया, तो एक कंक्लूजन आपने निकाला कि लड़कियों की शादी जो ज्यादातर है 25 से लेकर के 30 साल में ग्वालियर महानगर में हो जाती है। फिर आपने लड़कों के देखा क्या था, यानी कि यहाँ पर लड़कों की शादी 28 से लेकर के 30 साल में हो जाती है। तो ये आपका क्या हो गया, एक साइंटिफिक मेथड हो गया, क्या, विवाह पद्धति का, मतलब विवाह की उम्र को पता करने का। तो ये आप यानी कि पहले फैक्ट इकट्ठे करेंगे, फिर उनको क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे, उसके बाद विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो ये यानी कि आपका तथ्यों का इसमें ये चीजें होती है। क्या है भाई, साइंस में यही चीज पता की जाती है, क्या है, ये क्वेश्चन होता है, तो उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश की जाती है वैज्ञानिक पद्धति में। तो इसमें भी है, बहुत सारी चीजों में क्वेश्चन मार्क है, और उसको यदि हम पता करेंगे तो वैज्ञानिक पद्धति से समाजशास्त्र में भी उस चीज का अध्ययन कर लिया जाता है। तो इसमें क्या का उल्लेख होता है, हाँ, कार्य कारण संबंधों की विवेचना होती है। मतलब कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। कोई भी घटनाक्रम हो, प्रकृति का हो चाहे कैसा भी हो, तो उसके पीछे कोई भी कारण रहा होगा। जैसे हम कहते हैं कि पृथ्वी है, सूर्य का चक्कर लगाती है, क्यों लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से लगाती है। तो एक रीजन होता है हर चीज का। इसी टाइप से यानी कि हमारे यहाँ कोई भी सामाजिक घटना हुई है तो ऐसा तो नहीं बेवजह हुई होगी, उस घटना के पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की है, तो सही इस तरीके से तो नहीं करेगा, तो घटना क्या हो गई, आत्महत्या हो गई, वो क्या हो गया, कार्य हुआ। अब उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, उसकी फाइनेंशियल स्थिति होगी, या परिवार से प्रताड़ना होगी, या साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस होगा, कुछ ना कुछ एक रीजन रहा होगा, या एक से ज्यादा भी रीजन हो सकते हैं। तो वो कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कारण होता है, तो वो कार्य कारण संबंध वैज्ञानिक पद्धति में होता है। तो वो वैज्ञानिक पद्धति कहीं ना कहीं समाजशास्त्र में भी अप्लाई हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही। सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। जब बहुत सारे फैक्ट आ जाते हैं हमारे पास में, फिर उससे एक जनरल क्या हो जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। क्योंकि जो आम चीजें होती हैं वही, जब किसी चीज का जनरलाइजेशन हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण भी किया जाता है। तो मतलब जैसे न्यूटन ने सिद्धांत दिया था क्या, कि किसी भी चीज को आप ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो न्यूटन कहेगा इसलिए नहीं मान लिया जाए, करके देखो ना, किसी चीज को हम ऊपर फेंकेंगे तो वो यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे आ जाएगी। तो ये वैज्ञानिक पद्धति में ये होता है कि कोई प्रिंसिपल है तो उसका आप क्या करें, री एग्जामिनेशन करके देखें, प्रैक्टिकल करके देखें, री प्रैक्टिकल करके देखें कि साहब हाँ है कि नहीं है, सिर्फ कह देने से नहीं, करके देखो। तो जो पहले तो क्या इसी टाइप से सिद्धांत निकलता है किसी चीज का, यानी कि पहले अवलोकन किया जाता है, फिर उससे बहुत सारे फैक्ट कलेक्ट कर लिए जाते हैं। फैक्ट जब आ जाते हैं उनका हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन करके फिर उसको हम
एनालिसिस करते हैं और फिर उससे जनरलाइजेशन कर लेते हैं। जनरलाइजेशन कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। प्रिंसिपल मतलब वाला एक सिद्धांत हो गया, वो उस विषय की संपदा हो गई। अब हम क्या करें, तो उसको प्रैक्टिकल करके देखें, जो कहा गया तो वो सही है कि नहीं है। यदि सही है तो बिल्कुल हमारा टेस्ट सही है, मतलब वो सिद्धांत सही है। तो पुनर्परीक्षण होता है। सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, हाँ ये बहुत अच्छी बात है। प्रिंसिपल ऐसा नहीं है कि एक जगह पर ही लागू होता हो। जैसे न्यूटन ने जो बात कही, बोले कि साहब ये तो न्यूटन ने जो बात कही थी ना, वो इंडिया के लिए नहीं कही थी, उन्होंने यूरोप के लिए कही थी। नहीं, मतलब जो बात है, जो भी प्रिंसिपल होता है वो कैसा होता है, यूनिवर्सल होता है, हर जगह के लिए एक जैसी बात रहेगी। मतलब न्यूटन ने कहा कि वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे आएगी, तो वो हर जगह होगा, ऐसा एक जगह नहीं होगा। यदि ये चीजें हैं किसी विषय में तो वो निश्चित तौर पर क्या होगा, साइंटिफिक नेचर का सब्जेक्ट होगा। हाँ, भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है, यहां आपत्ति उठाई जाती है कि साहब ये भविष्यवाणी की करने की क्षमता समाजशास्त्र में नहीं है, कि आज क्या हो रहा है इसके अनुमान लगा करके पहले की बात कह दी जाए तो बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे समाजशास्त्री कहते हैं तुम्हारे विज्ञान की सब भविष्यवाणी सही हो जाती है क्या? क्या तुम सही समय भविष्यवाणी कर लेते हो क्या? भाई तुमने कहा कि इस बार वर्षा का सीजन बहुत अच्छा रहेगा, देखा कि वर्षा उतनी अच्छी हुई नहीं। आप कभी बता पाते कि भूकंप कब आने वाला है था? आप भी तो नहीं कर पाते भविष्यवाणी बोले, हमारी फेल तो तुम्हारी भी फेल बोले। तो ये पूरी तरीके से आपकी भी सही नहीं तो हमारी भी सही नहीं है। मतलब यही तो आपत्ति ज्यादा उठाते हैं कि ये था यानी कि भविष्यवाणी करने की क्षमता समाजशास्त्र में नहीं होती है। बोले समझ ही नहीं पाते समाज में क्या होने वाला है। अरे हम नहीं समझ पाते, तुम भी नहीं समझ पाते, ये यानी कि फिर उसमें वो उसके अंगेष्ट आपत्ति दी जाती है। हाँ, तर्क की प्रधानता होती है। मतलब विज्ञान में क्या होता है, तर्क चलता है, लॉजिक चलता है। तो विज्ञान में चलता है तो समाजशास्त्र में भी चलता है। कोई भी घटना होती है या कोई बात होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, और वो लॉजिक पूरी तरह साइंटिफिक होता है। तो तुम्हारे उसमें विज्ञान में भी लॉजिक है तो हमारे समाजशास्त्र में भी लॉजिक है। तो इन सारी बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अध्ययन किया जाता है, इसलिए समाजशास्त्र को क्या विज्ञान माना गया। मतलब हम समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर सारी चीजों का अध्ययन करते हैं, इसलिए विज्ञान है ये, ठीक है। इसके विपरीत जो समाजशास्त्री इसे विज्ञान नहीं मानते हैं वो क्या कहते हैं कि इसकी वैज्ञानिक पद्धति के विरुद्ध कई आपत्तियां हैं। किसमें? समाजशास्त्र में। मतलब जो विज्ञान नहीं मानते हैं उनका कहना है कि पहली बात उन्होंने कही है कि इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। क्या आपत्ति है? पहला, वस्तुनिष्ठता का अभाव, ऑब्जेक्टिविटी। वो ये कहते हैं कि साहब कोई भी अध्ययन करने वाला व्यक्ति है तो वो जिस चीज का अध्ययन कर रहा है तो वो एक ऑब्जेक्ट की तरह करे, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की तरह। अब यहां पर थोड़ा सा ये आ जाता है, हम यानी कि समाजशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? वस्तु का नहीं करते हैं, व्यक्ति का करते हैं। और व्यक्ति का व्यवहार क्या होता है, एक जैसा हर समय नहीं रहता है, तो वो बदलता रहता है, इसलिए वस्तुनिष्ठता नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि आप जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति है वो किसी व्यक्ति से प्रभावित हुए बिना रह जाए, ये कैसे संभव है? ये तो बहुत अच्छी तरह से प्रभावित हो जाएगा तो उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करेगा, और यदि उसके बारे में पहले से गलत धारणा बना ली, पूर्वाग्रह बना लिया, तो उसके बारे में गलत कर सकता है। तो ये बोले कि पूरी तरह से साइंटिफिक नहीं हो पाता है, मतलब उसमें ऑब्जेक्टिविटी की कमी रह जाती है। तो इस वजह से समाजशास्त्र विज्ञान का विषय नहीं हो सकता है, ये उन्होंने कहा। किसने? जो लोग इसको विज्ञान का विषय नहीं मानते हैं। दूसरी बात, सामाजिक घटनाओं की जटिलता, सामाजिक घटनाओं की गतिशीलता की प्रकृति। इन्होंने कहा कि दो बातें हैं। पहली बात है कि सामाजिक घटनाएं होती हैं बड़ी जटिल होती हैं, सीधी सीधी नहीं होती है। मतलब उसका संबंध एक दूसरे के साथ में, एक घटना कोई हुई है वो अपने आप में एक स्वतंत्र घटना नहीं है, उसके साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है, तो जटिलता होती है। क्योंकि समाज में जो लोगों के संबंध है वो सामाजिक ताना बाना है, तो वो ताना बाना जब बिखरता है तो टूट जाएगा, जुड़ता है तो जुड़ता चला जाएगा। मतलब वो कैसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहती है,
सामाजिक घटना है, और इनमें गतिशील प्रगति भी होती है। ऐसा नहीं है कि साहब एक ही जैसा होता है, आज कुछ और हो रहा है कल कुछ और हो जाएगा, तो मतलब वो चेंज होता है, चेंज होता रहता है। इसीलिए बोले इसमें ये वैज्ञानिक अध्ययन सही संभव नहीं है। इसके अलावा और क्या आपत्तियां हैं? हाँ, सार्वभौमिकता का अभाव, बिल्कुल सही है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ विवाह है हिंदू समाज में, तो वो क्या है? संस्कार है, मतलब जीवन भर का पूरा क्या है? पति पत्नी का संबंध है। नहीं साहब, जीवन भर का नहीं है, 7 जन्मों का है। नहीं साहब, 7 जन्म जन्मांतर का है, जब भी मिलेंगे हम यही मिलेंगे। क्या इस जन्म में मिले तो बोले ऐसे ऐसे थे, अगले जन्म में भी बोले ऐसे मिलेंगे, पहले भी मिलते चले आए, तो ये ही जोड़ी मिलनी है। तो ये हमारे क्या है? संस्कार है। जबकि आपका इस्लाम धर्म में सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? सामाजिक समझौता है, पहले ही तय कर लिया जाता है, जब चाहो तो आप इनके उसको तोड़ लो। 3 बार रही तो बोलना आपको तलाक तलाक और तड़ाक हो गया। लेकिन हमारे यहाँ नहीं, मतलब चलता रहेगा कैसे भी हो, वो क्या है? जन्म जन्मांतर का। तो ये क्या है? सार्वभौमिकता है? नहीं है, क्योंकि हर जगह पर इसकी प्रकृति बदल रही है, अलग अलग है। तो इसीलिए ये क्या है? आपत्ति है। कैसा? सार्वभौमिकता नहीं है, तो फिर कैसे एक जैसे सिद्धांत, फिर कैसा विज्ञान बोले? ठीक है। कारण कारण संबंधों का अभाव, मतलब वो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट कारण नहीं निकाला जा सकता, कोई एक कारण नहीं होता है। ये बात भी सही है। कोई सामाजिक घटना हो जाए तो उसके पीछे एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण हो जाते हैं। जबकि कारण कार्य एक हुआ तो कारण भी एक ही होना चाहिए। विज्ञान में यही तो है ना, विज्ञान में क्या होता है? एक कार्य तो एक कारण है, लेकिन यहाँ पर एक कार्य हुआ है लेकिन कारण उसके पीछे बहुत सारे हो जाते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं उसका एक अभाव हो जाता है। ये आपत्ति उनकी, किसकी? जो लोग इसको समाज शास्त्र को वैज्ञानिक विषय नहीं मानते हैं। हाँ, प्रयोगशाला नहीं होती है, ये बड़ा आरोप लगाया जाता है। हम लोग तो यानी कि एक कमरे में पूरा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, एक बोले परखने ले लेते हैं, उसी में हम यानी कि ये डाल देते हैं, उसी में ये डाल देते हैं और देखते हैं कि साहब ये चीज बन गई। तुम लोग बना पाओगे? बोले समाचार जी हाँ। तो यानी कि हमारा तर्क ये रहता है कि नहीं, तुम्हारी तो एक कमरे में प्रयोगशाला है, हमारा तो हम जहां चाहे वहां प्रैक्टिकल कर सकते हैं। हमारे पास में तो हर जगह प्रयोगशाला है, तुम्हें बनाना पड़ेगी, सजाना पड़ेगी एक कमरे में, हम तो जहां खड़े हो जाएंगे वही हमारी प्रयोगशाला है। क्यों? क्योंकि पूरा समाज ही हमारी क्या है? प्रयोगशाला है। तो समाज शास्त्र विषय की प्रयोगशाला छोटी नहीं है, तुम बहुत छोटे छोटे लोग हो, संगीण विचारधारा के लोग, इसलिए कमरे में प्रैक्टिकल करते हैं। हम तो जहां खड़े हो जाते हैं वही हमारी प्रयोगशाला बन जाती है और हमें ज्यादा तामझाम नहीं लगाना पड़ता। तो कहने वाला है कि उनका कहना है कि हमारी प्रयोगशाला बहुत बड़ी है। किसका? समाजशास्त्री लोगों का। समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में असमर्थ है, वो लोग कहते हैं। कौन? जो समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं। तो उनका भी तर्क रहता है, बोले भविष्यवाणी हम नहीं कर पाते, तुम कौन सी कर लेते हो? बोले तुम भी नहीं कर पाते हो, कभी कभी तुम्हारी फेल, कभी कभी हमारी फेल, तो ऐसे चलता रहेगा फेल पास वाला। सामाजिक घटनाओं की माप कठिनाई में है, बोले हम ये माप देंगे, यहां से अपने इंची टेप लगाएंगे, यहां तक नाप देंगे, इतनी है। आप नाप पाओगे साहब कितना आपस में प्यार है या कितनी नफरत है? बोले ऐसा कोई आपका मीटर बना है क्या कि 2 लोगों के बीच में कितना प्यार है माप सकता है क्या? या कितनी नफरत है माप सकता है? नहीं नाप सकता। लेकिन हम नाप देते हैं बोले हर चीज को। ये यहाँ एक आपत्ति हो जाती है।